बच्चों ये एक एलआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस वो 314 ओम दिया हुआ है और इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस इन्होंने पूछा हुआ है। तो अब इंडक्टेंस को निकालने के बहुत ही आसान तरीके मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज की इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर करंट की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए होगी वो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग आगे ले लेंगे, ठीक है। अब एल निकालने पर आते हैं। तो एल निकालने के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक्सेल निकाल लें, क्योंकि अगर एक्सेल निकल गया तो यहाँ से हमें ओमेगा एल फार्मूला होता है एक्सेल का और यहाँ से एल निकाला जा सकता है। तो अब एक्सेल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस का ट्रायंगल होता है जो बहुत ही काम में आता है। तो आओ उस ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका बेस जो होता है इसको रेजिस्टेंस ट्रायंगल आप बोल सकते हो। इसका बेस हमारा आर है और परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्सेल डिफरेंस एक्सी को रिप्रेजेंट करता है और जो हाइपोटेनियस होता है वो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस यानी कि इंपीडेंस को बताता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा नहीं है तो आप एक्सी की वैल्यू क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, यानी कि एक्सी को हटा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे तो एक्सी को हटा दोगे तो अब आर एक्सएल और जेड बस इन्हीं पर हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो आर तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 314 ओम और एक्सएल हम लोगों को निकालना है, ठीक। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये एंगल बनता है वो वी और आई के बीच का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अब ये फेज डिफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये इक्वेशन इसी काम में आएगी। तो जो ये एंगल वाला होता है ना साइन के बाद ये जो एंगल की जगह पर होता है ये फेज बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा वोल्टेज का फेज है और ये करंट का फेज है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप किसी एक में से दूसरे को माइनस कर देना, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो आप देखो माइनस करने की भी जरूरत नहीं, आप अगर गौर करो तो ये 314 है और ये 314 माइनस π/4। तो देख के ही लग रहा है कि कितने का डिफरेंस है, π/4 का। बस डिफरेंस हमें चाहिए, प्लस माइनस पे मत जाना, ठीक है ना। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिवली आता है। तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ओके। अब आप यहाँ पर tan 45 से एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि अगर मैं tan 45 ले लूँ है ना ट्रायंगल लॉ से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सएल और बेस कितना है हमारा 314। हालांकि ये भी करने की जरूरत नहीं होती। हमेशा एक बात याद रखना, अगर 45 डिग्री का एंगल दिखे, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड सेम होती है, यानी कि एक्सएल की वैल्यू जो होगी वो 314। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका tan 45 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्सएल अपॉन 314, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 314, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पर डाल के आप एल निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, एल इक्वल टू अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा एक्सएल अपॉन ओमेगा और एक्सएल की वैल्यू आ चुकी है 314। अब प्रॉब्लम आ रही ओमेगा का कहाँ से मिलेगा, तो ओमेगा के लिए ही ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। अब ओमेगा भी आपको इक्वेशन से मिल जाएगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमेशा टाइम के साथ पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो टी के साथ चाहे इस इक्वेशन से ले लो चाहे इस इक्वेशन, दोनों में वही है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 314 हो जाएगी। तो ओमेगा की जगह पर आप 314 अगर डाल देते हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका 1 हेनरी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।